अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ताज़ीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं वो आपने थंबनेल के ऊपर देख भी लिया होगा। वो है प्रेसिडेंशियल डिबेट अमेरिका की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन आखिरी दफ़ा आमने सामने आए एक दूसरे से तकरीरी मुकाबला करने के लिए। उनकी डिबेट्स की आखिरी ये कड़ी थी। इससे पहले एक और डिबेट होनी थी, लेकिन उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी चूंकि बीमार थे तो इसलिए उसे भी कैंसिल कर दिया गया। टेनेसी के अंदर, स्टेट टेनेसी के अंदर ये डिबेट मुनक्किद की गई और क्रिस्टन वेलकर हैं जिनका CNBC से ताल्लुक है, उन्होंने इसे कंडक्ट किया। इस डिबेट की जो खास बात थी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं इस डिबेट के अंदर चेंज किए गए थे। दोनों कैंडिडेट्स ने एक दूसरे से इस मरतबा हाथ नहीं मिलाया और उसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई थी। कोरोना की वजह से इस मरतबा कुछ हद तक प्रिकॉशंस ली गई थी जो कि पिछली मरतबा नहीं ली गई थी। इसके साथ साथ एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया इन डिबेट्स के अंदर के 2 मिनट के लिए जब एक स्पीकर बात कर रहा होगा तो दूसरी साइड का, यानी कि अगर ट्रंप बात कर रहे होंगे तो जो बाइडन का जो माइक है वो 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा और इसी तरह वाइस वर्सा, अगर जो बाइडन बात कर रहे होंगे तो 2 मिनट के लिए डोनाल्ड ट्रंप का माइक बंद कर दिया जाएगा। और इसकी खास तौर पे एक वजह बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली डिबेट के अंदर जो बड़ी जारहाना किस्म की अपनी एक डिलीवरी की थी और जिस तरीके से वो उस पूरी डिबेट को कंडक्ट कर रहे थे, तो आप ये एक किस्म का कह सकते हैं कि इस तीसरी डिबेट के आगाज में ही ये जो बाइडन की कामयाबी थी, क्योंकि वो ये रूल जो है इंप्लीमेंट करवाने में कामयाब हो गए। तो इसको भी जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस डिबेट का आगाज ही जो है वो जो बाइडन की कामयाबी से हुआ। उसके बाद जो मुख्तलिफ टॉपिक्स जो डिस्कस हुए वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे अहम टॉपिक जिसके ऊपर डिबेट हुई वो थी कोरोना, और आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर कोरोना जो है वो किस हद तक पंजे अपने गाड़ रहा है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इस वक्त अमेरिका के अंदर जो उनको सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके अंदर चीन से वो बार बार कहते हैं कि हमें बहुत खतरा है, रशिया के हवाले से भी खतरा बताया जा रहा है और दहशतगर्दी के हवाले से तो आप जानते ही हैं कि वो अमेरिका को हमेशा ही उसका डर रहता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके हवाले से गुफ्तगू होनी थी। इसके साथ साथ अमेरिकी खानदान जो हैं वो हालिया जो कोरोना की वजह से इफेक्ट हुए हैं उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स के हवाले से वो भी गुफ्तगू होनी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी रेसिज्म के ऊपर जो बात होनी थी। नस्ल कुशी, जो नस्ल परस्ती है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल के अंदर हमने कई ऐसे वाक़यात देखे कि सियाह फाम अमरीकियों को जो है वो टारगेट किया गया और पुलिस की जानिब से जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया उसकी वीडियोस सामने आई हैं। और ये कोई एक वीडियो नहीं थी, कई वीडियोस ऐसी सामने आई जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है उसे कंडेम्ड किया गया। उसे कहा गया कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो जो सफ़ेद फार्म जो अफराद हैं उनको वो ज़्यादा फेवर करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को वो ज़्यादा फेवर करते हैं, और स्याह फार्म जो अफराद हैं या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस हवाले से ऐसी पॉलिसी रखते हैं जिसमें स्टेट जो है वो उनकी कंप्लेन को सही तरह सुन नहीं सकती। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती तब्दीलियां जो हो रही हैं उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा ट्रिकी एक क्वेश्चन था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे सदर माने जाते हैं, वो जब से उन्होंने ओहदा संभाला है सदारत का तब से कहा जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और उनका माजी भी ये बताता है कि वो इसे एक मजाक समझते हैं और वो बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को और फाइनेंशियल मैटर्स को जो है प्रेफरेंस देते हैं माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे आखिर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उनके अंदर जो है वो कायदाना सलाहियतें मौजूद नहीं हैं, तो जिसके ऊपर इन्होंने डिबेट की। अब ओवरऑल अगर एक मुआवजा किया जाए पूरी डिबेट का, मेरा ख्याल में एक कोई क्लियर कट विनर तो इसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह अपने आप को चेंज करना पड़ा। वो डोनाल्ड ट्रंप जो हमने पहली डिबेट के अंदर देखा था, बड़े जारहाना तरीके से वो आए और उस वक्त जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, इस मरतबा वो डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक तब्दील थे। अब शायद इसकी वजह यह भी है कि पहली डिबेट के अंदर हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म का अपना पोस्चर रखा था, जो टॉकिंग स्टाइल रखा था, उसके बाद ना तो कमेंटेटर्स ने उसकी कोई बड़ी तारीफ की थी और इसके साथ साथ जो ओवरऑल वोटिंग पैटर्न्स भी आए थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आए थे। तो इस मरतबा उनको कुछ अपने बिहेवियर के अंदर, अपने बातचीत के अंदर और स्टाइल ऑफ डिबेट के अंदर उनको चेंज लाना पड़ा। अब ये नेचुरल डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा जारहाना और बड़ा अटैकिंग किस्म का शख्स है।
अब जब उसे अपनी स्टाइल चेंज करना पड़ा तो लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल है, वो सही उस पोजीशन में नहीं खेल रहा। ये बिल्कुल उसी तरीके है कि आप शाहिद अफरीदी को भेज दें और शाहिद अफरीदी को कहें कि जनाब आपने जो है ना वो आराम आराम से खेलना है और ऊंची शॉट नहीं मारनी और बॉल को जो है वो हवा में नहीं उठाना, तो शाहिद अफरीदी भी फंस जाएंगे कि ये मेरा तरीका नहीं है खेलने का। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जो है कुछ फंसे फंसे से लग रहे थे। लेकिन एक बात जो अच्छी हुई इस पूरी डिबेट में, पॉइंट्स के ऊपर, असल जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। हम ये कह सकते हैं कि क्या किसी ने किसी पॉइंट के ऊपर अच्छी बात की या नहीं की, लेकिन कम से कम गुफ्तगू हुई, एक कुछ मानने खेज गुफ्तगू हुई। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे चल के जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जो मैं आखिर में चल के आपको बताऊंगा कि वो भी इस डिबेट में से निकला और उससे पाकिस्तान को या भारत को जो है उससे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वक्त अमेरिका को जिस चीज का सामना है वो है कोरोना। और कोरोना के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितनी तनकीद की जा रही है, सिर्फ अमेरिका के अंदर से नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत तनकीद कर रही है कि इन्होंने शुरू दिन से ही इस मूजी मर्ज को जो है वो सीरियसली लिया ही नहीं है, उसकी गहराई को समझा ही नहीं है कि वो कितनी खतरनाक है। अब तक अमेरिका के अंदर 2,23,000 हलाकतें हो चुकी हैं और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2 लाख इस साल के एंड तक मजीद हलाकतें हो सकती हैं। ये नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता कि इससे कितना नुकसान हुआ है। दोनों के हवाले से दोनों जो लीडर थे उनके बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ थे इस सिलसिले में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस तकरीर के दौरान एक जगह यहां पर यह भी कह दिया कि मैं पूरी तरह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, लेकिन चाइना इसका जिम्मेदार है और ये चाइना से शुरू हुआ है, चाइना की वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर फैला है। चाइना ने अपने मुल्क के अंदर तो इसको काफी हद तक रोक लिया, लेकिन पूरी दुनिया में फैलने से इसे नहीं रोक सका, तो उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो चाइना के ऊपर डाल दी। लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हम जानते हैं कि शुरू दिन से ही जिस किस्म के वो बयान दे रहे थे उससे नजर आ रहा था कि वो इस बीमारी को लेकर पहले इतने सीरियस नहीं थे। जो बाइडन की अगर बात की जाए तो जो बाइडन एक बड़े मुख्तलिफ तरीके से इसको डील करते हैं। वो बात करते हैं कि मैं इसको साइंटिफिकली डील करना चाहता हूं, वो मास्क पहनने की बात करते हैं, वो टेस्टिंग इंक्रीज करने की बात करते हैं, इस तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। लेकिन दूसरी जगह पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा कोरोना को लेकर यही कहते रहे हैं कि ठीक है थोड़ी बहुत अपनी प्रिकॉशंस करें, लेकिन हर चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। और बल्कि वो जो बाइडन का मजाक भी उड़ाते रहते, हमेशा उड़ाते रहे हैं कि जनाब ये शख्स जो है बेसमेंट में अपने घर की बेसमेंट में छुप के रहना चाहता है और इस तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, इस तरह कोरोना से लड़ना चाहता है। तो ये एक वाज़ेह फर्क था दोनों की अप्रोच को लेकर। उसके बाद आगे जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई उसमें जो बाइडन के ऊपर इल्जाम लगे हैं कि जनाब उनका बेटा जो है हंटर वो एक गैस कंपनी के अंदर काम करता था और उसका ताल्लुक जो है वो रशिया से रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो कुछ ऐसी ईमेल्स भी पहले निकल चुकी हैं जो कि मीडिया के ऊपर भी आई, उस पर भी काफ़ी डिबेट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के खिलाफ इस टॉपिक को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बाइडन का एक कमज़ोर पॉइंट है जिसके ऊपर वो अपने आप को डिफेंड करने बड़ी मुश्किल से करते हैं। और जिस तरह हम कह रहे थे इस डिबेट से पहले भी ये बात हुई थी कि फॉरेन रिलेशंस के ऊपर जैसे ही बात होगी तो जो बाइडन का एक ये वीक पॉइंट होगा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको इस्तेमाल भी किया। भारत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं जिसका पहले मैं जिक्र कर रहा था कि भारत के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया इज फिल्थी। अब ये लफ्ज जो है जब से उन्होंने ये बोला है तब से लेकर अब तक पूरे सोशल मीडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ी तनकीद हो रही है। भारतीयों को इस वक्त आग लगी हुई है कि जनाब ये लफ्ज इन्होंने क्यों कहा। दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मकसद ये था कि भारत के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बड़ी फिल्थी है। बात क्योंकि क्लाइमेट चेंज की हो रही थी, एयर पोल्यूशन की हो रही थी, तो उनका ये मकसद था। लेकिन उसका जो इफेक्ट गया है, जो उससे जो जिस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हवाले से बड़े वीक है, तो वो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया गया। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की आपस की जफ्फियां, एक दूसरे को गले लगाना। उसके बाद एक बहुत बड़ा कन्वेंशन भी किया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ शिरकत की थी। हाथों में हाथ एक दूसरे के साथ बांध के तो पूरे कन्वेंशन सेंटर को दिखाया गया था कि जनाब कितनी आपस में दोस्ती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये लफ्ज इस्तेमाल करना कि इंडिया इज फिल्थी को ज्यादा अच्छी तरह परसीव नहीं किया जाएगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका के अंदर भारतीय कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है, और अगर इस तरह का लफ्ज भारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उन लोगों को कम से कम पसंद नहीं आएगा। सबसे आम सवाल अब आखिर में यह आता है कि पाकिस्तान के हवाले से इन दोनों में से, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में से, कौन बेहतर है। तो हकीकत यह है कि इन दोनों में से कोई भी आ जाए
मैं नहीं समझता कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। दोनों जो है वो जो पेंटागन की पॉलिसीज बनती हैं, CIA डिक्टेटेड होती हैं, उन्हीं को फॉलो करते चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर जब अफगानिस्तान से विड्रॉल की बातें हो रही हैं। ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान की जो अहमियत है उसके खिलाड़ियों के चेंज होने से, सदर के चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो पॉलिसी डिसीजंस पहले ही लिए जा चुके हैं। हाँ, एक फर्क जरूर होता है कि कभी कभार ऑन पर्सनल लेवल दो लीडरों की आपस की जो बॉडी केमिस्ट्री होती है, एक दूसरे से बात करने का तरीका होता है, उसमें या इंप्रूवमेंट आती है या वो खराब हो जाता है। अब हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने आगाज में हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब को एक बड़ी इज्जत दी थी, उनके साथ मिलना मिलाना, काफी आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हुआ था। अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो ये सिलसिला दोबारा से आगाज करना पड़ेगा वजीर आजम इमरान खान को और पाकिस्तानी हुकूमत को, क्योंकि जाहिर बात है इससे पहले राब्ता तो रहा था, जब इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, तब राब्ता तो था, लेकिन वो बात नहीं थी सदर के ओहदे में और वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे में। आखिर एक फर्क तो होता है। तो पाकिस्तान को अपने कुछ हद तक पर्सनल लेवल पे रिलेशन जो है वो रीबिल्ड करने पड़ेंगे। 3 नवंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लम्हा व लम्हा हम भी आपको अपडेट रखेंगे, आपको तज्जिया भी देंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के किस तरह के ताल्लुकात हैं, चाहे वो जो बाइडेन आ जाएं या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो हुकूमत है उसे एक नए सिरे से काम करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये कहते हैं कि जनाब दोनों के आने से, दोनों में से किसी के भी आने से कोई बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आ जाएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा आ गए तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जहां पे वहां पे 3 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, हमारे यहाँ भी अगले 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से क्या ये मौजूदा हुकूमत उस 2 महीने के टाइम पीरियड को या अगले 3 महीने के टाइम पीरियड को निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि ऑपोजिशन ने अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया तो फिर ओवरऑल शिफ्ट आ जाएगा पूरी पॉलिसीज के अंदर। तो हमें इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। 3 नवंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपको इस सिलसिले में हमारे तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका से भी चंद माहिरीन को अपने साथ ले सकें अपने इस YouTube चैनल पे, ताकि उनके तज्जिए भी आप सुन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी इस पर कॉमेंट जरूर कीजिएगा और उसे शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।